चार का वार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार के वार में सबसे पहले आज बात होगी जोशीमठ की। पूरी खबर आपको बताऊंगी विस्तार से, लेकिन अगली खबर उससे पहले आपको बताएंगे मेरे सहयोगी साक्षी। नमस्कार, चार के वार में मैं साक्षी मिश्रा आपको बताऊंगी ऑपरेशन पहाड़वाड़ा से जुड़ी खबर, जिसमें भारत 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अगली खबर बताएंगी हमारी सहयोगी आयुषी शेखावत। नमस्कार, चार के बार में मैं आयुषी शेखावत आपको बताऊंगी इंदौर में प्रवासी सम्मेलन की खबर, जिसका आज आखिरी दिन है। लेकिन भारत को बनाने में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है वो विस्तार से बताऊंगी। अगली खबर बताएंगे हमारी सहयोगी अमृता गर्ग। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का चार के बार में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आपको बताऊंगी ऑस्कर में किस तरह से द कश्मीर फाइल्स का जलवा देखने को मिला है। अब इसे लेकर भारत में विवाद भी गूंज रहा है, तो वो दुनिया में धूम मचा रही है। और बात उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां पर संकट के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। फटते पहाड़ के बीच रहने वालों की जिंदगी इस वक्त दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पलायन के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। सरकार इस संकट को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हर दिन गुजरने के साथ वहां पर संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। ऐसे में सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। ये दर्द इसलिए क्योंकि सदियों से जुड़ी यादों पर संकट गहराता जा रहा है। जमीन से जुड़ी यादें बिखर कर टूट रही हैं, या फिर डेंजर जोन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि कई इलाकों में आ रही दरारें और जमीन के धंसाव से लोगों में दहशत है। हमारे ये मांग है, हमारे शहर बचना चाहिए, जहाँ से हमारी आजीविका होता है, विकास हमारे यही जोशीमठ में होता है। और हमारा यही मांग है, हमारे जोशीमठ बचाना चाहिए, शासन प्रशासन बचाना चाहिए हमारे जोशीमठ को। पहाड़ में पड़ती दरारें, टूटते मकानों के बीच रहते लोगों को बचाने की कवायद में पुष्कर धामी सरकार लगी हुई है। उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है जो इस संकट के बीच फंसे हुए हैं। अब तक 81 लोगों को डेंजर जोन से निकालकर शिफ्ट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक मिनट की खबर यहाँ रख रहे हैं। जो चीज की आवश्यकता होगी वो चीज मुहैया कराई जाएगी और कर भी रहे हैं। एक अमाउंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिलीज भी किया है। कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये मजबूरी थी कि घर खाली कराने पड़े हैं। वैसे जोशीमठ के इलाके को 3 जोन में बांटा गया है: खतरनाक, बफर और सुरक्षित। इन तीनों हिस्सों में सबसे पहले खतरनाक जोन से लोगों को निकाला जा रहा है। जिन मकानों के गिरने की आशंका है उन पर बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है, ताकि तुरंत मलबे को हटाया जा सके। इतना ही नहीं, लोगों के घरों को चिन्हित किया जा रहा है, उनमें रेड मार्क लगाए जा रहे हैं, खतरे को दर्शाया जा रहा है। मौके पर प्रशासन लोगों से निकलने की गुहार लगा रहा है। वैसे अब तक भूत धंसाव का शिकार जोशीमठ की 600 से ज्यादा इमारतें हो चुकी हैं, जिन पर दरारें आ चुकी हैं। इन इमारतों में जो सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई होंगी उनको गिराया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई आज से शुरू हो गई। रास्ते को फिलहाल बंद किया जा रहा है। ये एक तरफ का रास्ता यहाँ से सिंगदार नीचे की ओर जाते हैं, और ये रास्ता फिलहाल इसको बंद यहाँ पर अभी आप देखिए कि किया जा रहा है। और यहाँ से अब लोगों की एंट्री नहीं होगी, यानी कि अब से लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे जब तक आदेश आगे से जारी नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से जोशीमठ का संकट टल जाएगा, या जो दरारों के साथ संकट सामने खड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, जो किसी बड़ी तबाही की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि जोशीमठ झांकी है, पहाड़ में संकट भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों के चलते लोग दहशत में हैं, लेकिन सिर्फ संकट जोशीमठ पर नहीं है, बल्कि सरकारी आंकड़ों में 484 गांव ऐसे हैं जो बड़ी आपदा के मुहाने पर खड़े हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इन गांवों को तुरंत खाली कराने के लिए कहा है और शिफ्ट करने की सिफारिश की है, लेकिन महज कुछ परिवारों को विस्थापित करने के बाद लगभग सभी गांवों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इसके बाद सरकार के निर्देश पर आपदा विभाग ने 2013 सर्वे किया। रिपोर्ट में बताया गया कि 397 गांव ऐसे हैं जिन्हें तुरंत विस्थापित किया गया, जहां बहुत जाना जरूरी था। बहरहाल जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के बाद राज्य के कई इलाकों में केदारनाथ आपदा जैसी आपदा के संकेत हैं।
बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग में भूधसाव है। ऐसा ही उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में भी देखने को मिल रहा है। 9 साल पहले जोशीमठ के दरारों को लेकर सरकार ने एक सर्वे कराया था। तब कई सिफारिश रिपोर्ट में की गई थी, लेकिन सरकारों ने सिर्फ खानापूर्ति करके छोड़ दिया। जोशीमठ के हालात खतरनाक है। जोशीमठ में पहाड़, मकान, सड़कों पर पड़ती दरार अब चौड़ी होती जा रही है। नैनीताल में रिपोर्ट के मुताबिक भार क्षमता से ज्यादा वजन है, तो वहीं कर्णप्रयाग में लोगों के घरों में दरार आ चुकी है। टिहरी में भी झील के आसपास के मकानों में भी दरार देखने को मिल रही है, तो वहीं लोग अब डर चुके हैं, सहम चुके हैं। तो 9 साल पहले जोशीमठ की दरारों को लेकर सरकार ने जो सर्वे कराया था, कई सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई थी, लेकिन सरकारों ने सिर्फ खानापूर्ति की और उसे छोड़ दिया। जोशीमठ के हालात खतरनाक हैं। जोशीमठ में पहाड़, मकान, सड़कों पर पड़ती दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं। नैनीताल में रिपोर्ट के मुताबिक भार क्षमता से ज्यादा वजन है। कर्णप्रयाग के लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। टिहरी में झील के आसपास के मकानों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। लोग इससे डरे हुए हैं। बहरहाल पहाड़ों में कहां-कहां खतरा है, ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ पा रहे हैं। और सीधे महिमा का रुख करेंगे। महिमा इस वक्त जोशीमठ में ही मौजूद है। महिमा, सुबह से ही हम लगातार देख रहे हैं वहां पर कार्रवाई की तैयारी है। वहां घर होटल्स को गिराने के लिए बुलडोजर भी खड़े हुए हैं। अभी क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, देखिए अपडेट मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर आज गिराई जाएगी, इसके बारे में अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि अभी सबसे पहले देखिए सेना का हेलीकॉप्टर यहाँ से निकलकर गुजर रहा है। अभी की अगर बात की जाए तो 2 से 3 ये चक्कर लगा चुका है हेलीकॉप्टर। लगातार सेना भी निगरानी रख रही है। SDRF और NDRF की टीम पे तैनात है। फिलहाल वो निकल चुका है। अब आते फिर से मलारी होटल की तरफ। हमने अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि जो मलारी होटल है इसको एकदम नहीं तोड़ा जाएगा, धीरे से इसको तोड़ा जाएगा और इसमें तकरीबन 4 से 5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर आप टॉप को अगर देखेंगे तो ये जानकारी हमें बता रहे थे कि ऊपर से इसको तोड़ना शुरू किया जाएगा और फिर जाकर के फिर धीरे 4 से 5 दिन इसमें लगने वाले, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ब्लास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग के साथ साथ नीचे और भी कई सारे घर मौजूद है और ऐसे में उनको भी काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है। इसी वजह से ये फैसला किया गया है। तो देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें 4 से 5 दिन लगने वाले। ये नहीं है कि सिर्फ आज ही में ये इसको तोड़ दिया जाएगा। तो लगातार इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अपडेट फिलहाल यही है कि 4 से 5 दिन लगने वाले और धीरे इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। और देखिए इसी बीच लगातार विरोध स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने तस्वीरें भी देखी होगी कि एक स्थानीय महिला की थोड़ी सी भिड़ंत यहाँ पर इस होटल की मालकिन के साथ हो गई। होटल की मालकिन चाहती कि इस होटल को ना तोड़ा जाए, लेकिन स्थानीय निवासी चाहते हैं कि इसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग की वजह से नीचे जो मकान है उनमें काफी ज्यादा खतरा भी लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात, सरकार की तरफ से चूंकि जानकारी दी गई कि कमेटी का गठन किया गया और अब धीरे समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आप पछताए हो जब चिड़िया बने रही है हमारे साथ। इस बीच अक्षय राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, कितनी टीमें लगाई गई हैं सुरक्षा व्यवस्था को सही रखने के लिए, क्योंकि जब मलबा गिरेगा तो जायज सी बात है कि वहां के आसपास के लोगों के घर भी प्रभावित होंगे। बिल्कुल प्रभावित होंगे और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। SDRF और NDRF की टीमें मौजूद है। इसके अलावा पुलिस की टीमें मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला मौजूद है और लोग कुछ ऐसे बुलाए गए हैं जो मकानों को तोड़ने में एक्सपर्ट्स हैं। नेपाली मजदूर मंगाए गए हैं। मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये मलारी होटल है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। मलारी होटल के नीचे अगर देखेंगे तो आबादी है, मकान है, छोटे मकान हैं और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और सुरक्षित तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन मकानों पर असर न पड़े। तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि होटल के ठीक नीचे घनी आबादी है, छोटे मकान हैं
और अगर इसको सुरक्षित तरीके से नहीं तोड़ा जाएगा तो वो मकान धराशायी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी नीचे तलहटी की बात करें तो जेपी का पावर प्लांट है जो कि काफ़ी सेंसिटिव है। तो साफ तौर पर है कि बहुत जिम्मेदारी और सुरक्षित तरीके से इस होटल्स को मलारी इन और होटल माउंट व्यू दोनों को तोड़ना होगा। तो साफ तौर पर है कि सरकार के सामने और प्रशासन के सामने यही चुनौती है कि इसको जब तोड़ा जाए तो कई टुकड़ों में तोड़ा जाए, एक बाय एक ब्लास्ट नहीं किया जा सकता या बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसीलिए क्योंकि विरोध भी हो रहा है तो थोड़ा सा लेट हो रहा है इसको बिल्कुल। अक्षय आप नजर बनाए रखिएगा, लौट कर आऊंगी आपके पास। लेकिन इसी बीच कर्णप्रयाग से हमारे सहयोगी मयंक भी जुड़ चुके हैं। मयंक, कर्णप्रयाग से भी ठीक वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है जैसी जोशीमठ से सामने आई थी। अगर फिलहाल हम कर्णप्रयाग के हालातों का जायजा लेने की बात करें तो क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितनी गंभीर वहां पर स्थिति फिलहाल है? देखिए, कर्णप्रयाग चर्चा में तब आया है जब जोशीमठ का खतरा बहुत बड़ा हो गया है। अब ये माना जा चुका है कि जोशीमठ में बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, वहाँ के लोगों को किसी तरह रिहेबिलिट किया जाए। लेकिन जो कर्णप्रयाग की समस्या है वो पिछले कई सालों से यूं ही बनी हुई है। मैं आपको एक बार कर्णप्रयाग जो शहर है, पहाड़ के जो शहर होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, आप देखेंगे रंग बिरंगे मकान हैं। लेकिन जो चिंता का विषय है वो हमारे लेफ्ट हैंड में है। ये जो बाएं तरफ का पूरा इलाका है इसको बहुगुणा नगर कहा जाता है। और बहुगुणा नगर में जो दरारें हैं घरों में वो अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। आप देखिए ये जो घर है इस वक्त हम बहुगुणा नगर में मौजूद हैं, यहाँ पे दरारें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और ये क्रमशः एक घर की स्थिति नहीं है, यहाँ के तमाम सारे जो घर हैं वहाँ पे हालात बिल्कुल ऐसे ही। आप देखिए जो दरार आ रहे हैं उनमें लोग कोशिश ये कर रहे हैं स्थानीय तौर पे कि सीमेंट से उनको जोड़ा जाए, किसी तरह अपने घर को बचाया जाए। लेकिन हालात बहुत ज़्यादा चिंतापूर्ण हैं और इस चिंता को चलिए बहन, तस्वीरें हम देख रहे हैं और सवाल भी यही है कि और कितने जोशीमठ होंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात भारत सरकार की। भारत सरकार ने भारत की तरक्की के लिए दुनिया भर के देशों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया है। जब 4 साल बाद प्रवासी सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया तो इस शहर में 500 से ज्यादा प्रवासी भारतीय हिस्सा लेने पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारी की गई थी ताकि दुनिया से आने वाले तमाम लोगों के लिए भारतीयों के बीच भारत की तरक्की की छाप छोड़ी जा सके। अब 8 दिसंबर को इसका आगाज हुआ है जिसमें भारत के विकास मॉडल की एक तस्वीर को दिखाया जाएगा। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में खुद शामिल होने के लिए पहुंचे थे और भारतीय नागरिकों के बीच जाकर उन्होंने बातचीत भी की थी। हमने भी पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगवाया है आपके से। ये पेड़ हमें ये भी याद दिलाता रहेगा कि भारत का संदेश है, प्रधानमंत्री का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये भारत का संदेश पूरे विश्व में फैलाइए। आज भारतीय समुदाय का कल्याण का काम करने वालों को महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगी। उन सबको मैं बधाई देता हूं। आज सवेरे एक सत्र और हुआ था महिला उद्यमियों का राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका पर। आज मैं एक योजना जरूर आपको मध्य प्रदेश की बताना चाहूंगा और वो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। हम बेटियों, हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो बेटियों की पूजन से। और मध्य प्रदेश में थोड़ा सेक्स रेशियो गड़बड़ा रहा था, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी। तो हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और उसमें तय कर दिया कि बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र उसके नाम से खरीद के हम रख लेंगे। और जब बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 6,000 रुपया और जैसे 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया और उसको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, साइकिल निःशुल्क। और अब तो लाडली लक्ष्मी 2 में हमने जोड़ दिया है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर एडमिशन हो जाएगा तो इस प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो
उन बेटियों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा ही भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण के एक नए युग का प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर किया। और मैं एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, अब 4.6% है। और आज फूड बास्केट है मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अद्भुत राज्य मध्य प्रदेश। खेती के मामले में हमारा बासमती राइस, हमारा सरबती गेहूं, चिन्नौर चावल, ड्यूरम व्हीट, मध्य प्रदेश की अलग पहचान है। गुड गवर्नेंस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जाते जाते मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं। वहीं इस कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर हुई, लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के देशों से आए भारतीय प्रवासियों से मिले, उनको भारत के बदलते विजन और मिशन के बारे में जानकारी दी, बताया कि कैसे भारत बदल रहा है और क्यों भारत के विकास में भारतीय प्रवासियों को अग्रदूत बनना चाहिए। पीएम मोदी का ग्लोबल संदेश, प्रवासी बढ़ाएंगे भारत का मान। इंदौर, स्वच्छता और स्वाद की राजधानी। इंदौर जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, इंदौर जिसे देश का दिल कहा जाता है, इस शहर की तारीफ जितनी की जाए कम है। और इस बार इंदौर प्रवासी भारतीय मेहमानों का ठिकाना बना हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में विदेशों में रहने वाले हजारों प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और बात की। जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरान में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जब स्पेस के फ्यूचर की बात होती है तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 4 साल बाद हो रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। इस सम्मेलन में 70 देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल। सम्मेलन के पहले दिन गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनिटा मैस्क्रेनहास शामिल हुई। मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं।
17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने प्रवासियों को भारत की विकास की पूरी कहानी बता दी। विदेश में भारत का मान सम्मान कैसे बढ़ेगा, इसका गुरु मंत्र भी दिया। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीयों में कितनी भरी है, इसका जिक्र भी किया। भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। कोरोना के कारण प्रवासी भारतीय सम्मेलन 4 साल बाद हो रहा है और प्रधानमंत्री के इंदौर पहुंचते ही इंदौर ने उनका दिल जीत लिया और स्वच्छता के साथ स्वाद का कॉकटेल भी प्रधानमंत्री को भा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। बात प्रवासी भारतीय दिवस की हो रही है। आज 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। केंद्र सरकार इस बार मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इंदौर में इसका आयोजन कर चुकी है, जहां 500 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मोदी ने ग्लोबल दूत यानी कि प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया और भारत के निवेश का न्योता दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में रहने वाले भारतीय अपने देश की कितनी मदद करते हैं? भारत में विदेशी मुद्रा आने का सबसे बड़ा स्रोत भी यही प्रवासी है। देश में विदेशी मुद्रा भेजने के मामले में भारतीय सबसे अव्वल हैं और इसके बाद मैक्सिको और फिर चीन के लोगों का नंबर आता है। बीते साल भारतीय प्रवासियों ने देश में 100 अरब डॉलर भेजे थे। और इतना ही नहीं, अगर 2020 की ही बात करें तो दुनिया में रहने वाले भारतीयों ने भारत की सबसे ज्यादा मदद की है। जो भारत छोड़कर दुनिया के देशों में रहते हैं, उन्होंने भारत में सबसे ज्यादा डॉलर भेजे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 83.15 अमेरिकी बिलियन डॉलर इंडिया में भेजे गए, जबकि इसके बाद चीन का नंबर आता है, जहां चीन के नागरिकों ने दुनिया के अलग अलग देशों से 59.51 अमेरिकी बिलियन डॉलर भेजे। तीसरे नंबर पर मैक्सिको का नंबर आता है, जहां पर 82.88 अमेरिकी बिलियन डॉलर भेजे गए। इसी तरह से फिलीपींस के लोगों ने भी अपने देश की दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हुए 34.91 अमेरिकी बिलियन डॉलर की मदद की और इजिप्ट के नागरिकों ने 29.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर अपने देश में भेजकर अपने देश को समृद्ध बनाने में मदद की है। लेकिन भारत ने इन सब से अपना मुकाम आगे हासिल किया। देखिए, दुनिया भर में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने भारत की मदद तो की है, लेकिन सबसे ज्यादा 3 देशों में रहने वाले भारतीय एनआरआई ने भारत की सबसे ज्यादा मदद की है। उनमें पहले नंबर पर यूएई है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है और तीसरे नंबर पर है सऊदी अरब। जहां रहने वाले भारतीयों ने भारत में रहने वाले अपने परिवारों के लिए सबसे ज्यादा रकम भेजी है, जिससे न सिर्फ भारत सरकार की मदद हुई है, बल्कि भारत में रहने वाले उनके परिवारों को भी मदद मिली है। वैसे भारत को छोड़कर दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में करीब 3.2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। पिछले 28 साल के अंदर विदेश जाकर बसने वाले भारतीयों की संख्या में 346% का इजाफा हुआ है। लेकिन दुनिया कुछ देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है जहां भारत को मदद मिलती है? कनाडा में 16.8 लाख लोग भारतीय रहते हैं, ब्रिटेन में 17.6 लाख भारतीय रहते हैं, कुवैत में 10.2 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स में 44 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख, यूएई में 34 लाख, म्यांमार में 20 लाख, मलेशिया में 29.8 लाख,
श्रीलंका में 16 लाख और सऊदी अरब में 15.6 लाख लोग रहते हैं, जो वहां रहकर भारत की आर्थिक मदद करते हैं। भारत के कई सेक्टर्स में निवेश करते हैं, जिससे भारत की आर्थिक तरक्की में मदद होती है और साथ ही भारत में रहने वाले परिवारों को भी मदद करते हैं वो लोग। और चलिए अब आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं, जहां प्रवासी भारतीयों को सम्मानित कर रही हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इंदौर लिए चलते हैं। फ्रॉम UAE बिजनेस कम्युनिटी वेलफेयर। Mr. Chandrakant Babubhai Patel from UK in the field of media. Dr. Darshan Singh Dhaliwal from USA Business Community Welfare. Mr. Ashok Kumar Tiwari from Uzbekistan in the field of business. तो देखिए तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ये रंग इस वक्त मध्य प्रदेश में सजे हुए हैं और इन्हीं रंगों के बीच इन तमाम चेहरों को सम्मानित कर रही हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ये गौरवान्वित करने वाला वो पल है। ये वो तमाम चेहरे हैं जो देशों विदेशों में रहते हुए भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, भारत 24 के ऑपरेशन पहाड़वाड़ा का मकसद था कि ऐसे साइबर ठगों पर लगाम कसी जाए जो लोगों की गाड़ी कमाई को धोखे से निशाना बना रहे हैं। वहीं भारत 24 की मुहिम को अब कामयाबी मिलती भी दिख रही है, क्योंकि अलवर पुलिस ने साइबर ठग फारूक को गिरफ्तार कर लिया है। फारूक बेहद ही शातिर साइबर ठग है, जो पिछले 2 महीने में करीब 2 करोड़ रुपए निकाल चुका था। भारत 24 के ऑपरेशन पहाड़वाड़ा का बड़ा असर। शुरू हुई साइबर ठगों की धरपकड़। साइबर ठग फारूक अलवर से हुआ गिरफ्तार। 2 महीने में निकाल चुका था 2 करोड़ रुपए। भारत 24 के ऑपरेशन पहाड़वाड़ा का बड़ा असर होना शुरू हो चुका है। आपको साइबर ठगों के जाल से बचाने के लिए भारत 24 ने ऑपरेशन पहाड़वाड़ा शुरू किया था, जिसका मकसद था उन साइबर ठगों को बेनकाब करना जो बेहद शातिर अंदाज में आपकी खून पसीने की कमाई को लूटते आ रही थी। वहीं भारत 24 के ऑपरेशन पहाड़वाड़ा के बाद पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है, जिसके बाद अब साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। अलवर पुलिस ने इसी कड़ी में बड़े साइबर ठग फारूक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तलाश लंबे अरसे से की जा रही थी। फारूक अब तक सैकड़ों लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना चुका है और पिछले 2 महीने में फारूक ने 2 करोड़ रुपए निकाले। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने SHO जहीर अब्बास की अगुवाई में कार्रवाई की और गोपालगढ़ के रहने वाले साइबर ठग फारूक को गिरफ्तार कर लिया। फारूक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गोपालगढ़ भरतपुर का रहने वाला है और इसके साथी हैं जो साइबर ठगी में लिप्त हैं, जो नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके द्वारा जो पैसा अकाउंट्स में डाला जाता है उनको यहाँ से ये कमीशन काट के और निकाल के देता है, जो करीब 15 दिन में 20-25 लाख रुपए लेके जा चुका है। ICICI बैंक मुंगस का है, जो वहाँ से इसको पकड़ा है पैसे निकालते हुए। 1,40,000 रुपये नगद इससे मिले और 25 ATM कार्ड मिले हैं और गिरफ्तार करके इसको और उसके अलावा ATM के बारे में और अन्य वारदातों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि फारूक लंबे अरसे से लोगों को साइबर ठगी के जाल में फंसा रहा था और साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था।
आपको ये भी बताते हैं कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है। अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर ठग फारूक गिरफ्तार किया गया है। अरावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पिछले 2 महीने में 2 करोड़ रुपए निकाल चुका था फारूक। पिछले 15 दिन में फारूक ने करीब 25 लाख रुपए निकाले थे। पुलिस ने फारूक के पास से 25 ATM कार्ड बरामद किए। 1,40,000 रुपए के साथ फारूक अरेस्ट किया गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि साइबर ठग बेहद शातिर तरीके से जाल बिछाते हैं और मासूम लोगों की गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं। ऐसे में भारत 24 के ऑपरेशन पहाड़वाड़ा के सामने आने के बाद अब पुलिस भी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब अलवर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। शातिर साइबर ठग फारूक को उसकी सही जगह यानी कि सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस बीच हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, क्या कुछ अपडेट भारत 24 की मुहिम का साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से भारत 24 ने ऑपरेशन पहाड़वाड़ा किया, उस ऑपरेशन के बाद अलवर और भरतपुर की दोनों पुलिस एक्टिव हो गई हैं और भिवाड़ी एसपी जो थे वो स्वयं उस टाइम लाइव थे और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और ऑपरेशन पहाड़वाड़ा के दौरान हमने ये सब एक्सपोज किया कि पहाड़वाड़ा एक जो क्षेत्र है उसके करीब 40 से ज़्यादा गांव इस धंधे में लिप्त हैं और ये एक तरह का साइबर इंडस्ट्री है। और यह साइबर इंडस्ट्री अब इस खेल को उजागर कर रही है। इस खेल में एक बड़े पैमाने पर सक्रिय हो चुकी है और गोपालगढ़ जो क्षेत्र है वो भी उस पहाड़वाड़ा क्षेत्र का ये एक हिस्सा है, गांव है। और इस हिस्से का ये जो मुलजिम अभी पकड़ा गया है कल, उसके पास से 25 ATM मिले हैं। जैसी जानकारी हमें मिली है, पुलिस ने जो हमें जानकारी दी उसके ब्याह पर यह करीब 24 करोड़ रुपया निकालता अगर यदि वो पकड़ा नहीं जाता। ये अलवर टीम की एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। DST टीम है, जहीर अब्बास इंस्पेक्टर है, उनके नेतृत्व में जो एक्टिविटी हुई है, कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है, क्योंकि ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। हेमंत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारत 24 के ऑपरेशन पहाड़वाड़ा का असर अब ग्राउंड पर हो रहा है और इन साइबर ठगों की धरपकड़ शुरू हो गई है। और सरकार की तिजोरी पर दिल्ली की नजर। इस वर्ष गुजरात बजट से पहले देना होगा हिसाब और फरवरी के मध्य में पेश होने वाला है राज्य का बजट। सभी विभाग से वित्त मंत्रालय मांगेगा हिसाब किताब। अब जनवरी में तीसरे सप्ताह तक सभी विभागों को देना होगा हिसाब। पिछले वर्ष के खर्च के आधार पर होगा नव वर्ष के बजट का आवंटन और पिछले बजट में आवंटित रुपए का देना होगा पूरा हिसाब किताब। इस हिसाब के साथ ही बचत राशि भी करवानी होगी जमा। बचत राशि का ब्याज भी जाएगा बड़ी तिजोरी में और इस बार भी सरकार की तिजोरी का जिम्मा पिछले नेताजी को। एक 141 कोयला ब्लॉक्स की वाणिज्य नीलामी। जी हां, 13 जनवरी तक जमा होगी बिड्स और 16 जनवरी को सुबह 10 बजे खुलेंगी ये बिड्स। कोयला खदानों को विभिन्न मांगों के आधार पर चुना गया है। निवेशकों की मांगों के आधार पर चुनी गई हैं ये कोयला खदानें और कुछ कोयला खदानों का आकार बदल गया है। उद्योगों की रुचि बढ़ाने के लिए ये बदलाव भी किए गए।